सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री और आप आज नए चैप्टर के बारे में जानने वाले जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इसकी फुल एनालिसिस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी एक 25 से 30 मिनट की वीडियो में ही हम पूरा जान जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या देखना है, कैसे पढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी बनती है रासायनिक बलगतिकी। नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या गति यानी वेग को संबोधित कर रही है। तो हम जानते हैं जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया तो उसमें इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, अभिक्रियाएं होती हैं और वो अभिक्रिया उसके अभिक्रिया वेग पर निर्भर करती है कि उसका अभिक्रिया वेग क्या है। कुछ अभिक्रियाएं जल्दी समाप्त हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं धीमे समाप्त होती हैं। जो अभिक्रियाएं जल्दी समाप्त होती हैं उसे तीव्र अभिक्रिया करते हैं, जो अभिक्रियाएं बहुत समय लेके समाप्त होती हैं उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी है क्या? तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता व उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है तथा उनके रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया पूरा जो है रासायनिक बलगतिकी उसके अभिक्रिया के वेग पर डिपेंड है और अभिक्रिया वेग डिपेंड करता है ताप, दाब, सांद्रता व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पर कैसे डिपेंड करता है ये हमने पिछले चैप्टर में जान लिया है। इसीलिए अब हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी और ये चैप्टर आपको तभी बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आपने 11th में चैप्टर रासायनिक साम्यावस्था अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ है, 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं छोटी छोटी बातों को भी फिलहाल अभी इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यानी उसके बाद हेडिंग हमारी बनेगी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, एक मंद अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो चंद सेकेंडों में संपन्न हो जाती है, कुछ ही क्षणों में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, क्या कहलाता है? रासायनिक जो है तीव्र अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे जैसे नमक का घुलना, नमक का पानी में आसानी से घुल जाता है, या फिर हम करें अम्ल का क्षार से अभिक्रिया करके लवण का बनाना, ये सब तीव्र अभिक्रिया में आती है। दूसरी अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने में काफी समय लेती हैं, काफी घंटों का समय लेते हैं, दिन तक का, वर्षों तक का समय ले लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाते हैं? मंद अभिक्रिया कहलाती है। जो मिनटों घंटों का समय ले ले वही अभिक्रिया हमारी मंद अभिक्रिया है। जैसे अगर मैं कहूँ तो दूध का दही बनना एक मंद अभिक्रिया है जो काफी समय ले लेती है, कुछ घंटे ले लेती है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है अभिक्रिया के वेग के बारे में। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारा एक ए है जो कि उत्पाद बनाने वाला है, मान लेते हैं हमारा कोई अभिकारक ए है जो उत्पाद बनाने वाला है। यदि इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हम 100 लेके रखे हुए हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है ये 100 80 में कन्वर्ट होता है, 80 60 में, 60 जो है 40 में, और धीरे 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 ये एक समय आता है कि ये 0 हो जाता है। यानी यहाँ पे बात क्या है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया का वेग अब प्रारंभिक सांद्रता के परिवर्तन पर डिपेंड कर रहा है और अभिक्रिया का वेग समय के व्युत्क्रमानुपाती पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अभिक्रिया की सांद्रता वैसे वैसे घटेगी और अभिक्रिया की सांद्रता के घटने पर हम क्या देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे घट गया होता है। कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि 100 से 80 तक जाने में यदि उसे 10 सेकेंड लगा था तो इस बार 80 से 60 जाने में उसे 12 सेकेंड लग रहा है और 60 से फिर 40 जाने में उसे 15 सेकेंड लग रहा है। यानी जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो ये हमारा अभिक्रिया का वेग है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो पहले तो हम इसे जानेंगे फार्मूला से।
कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। अब किस तरीके से देखेंगे इसका, हम जब कल से चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी तो ये देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और समयांतराल पर डिपेंड करता है। अब अगर अभिकारकों की सांद्रता अगर x हो जाए तो x का अंतराल dx हो जाएगा, और समय अंतराल अगर समय t है तो ये हो जाएगा dt, यानी अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपान dt। ये हम इसमें समझेंगे। अब अगली टॉपिक आती है हमारी कि प्रत्येक अणु के लिए अगर अभिक्रिया का वेग अगर हम समझें कि प्रत्येक अणु के लिए अभिक्रिया में जितने भी अणु हैं, प्रत्येक अणु के लिए अभिक्रिया का वेग, अच्छा वेग को ही दर कहते हैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे वेग की बात कही जा रही हो चाहे दर की बात कही जा रही हो, ये बात है कि प्रत्येक अणु के लिए अभिक्रिया का वेग या दर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें गैस A रखा गया है जिसके m मोल लिए गए हैं, दूसरा हमने गैस B रखा है जिसके n मोल लिए जा रहे हैं, तीसरा हमने गैस C रखा है जिसके P मोल लिए जा रहे हैं, और उसके बाद हमने जो है D गैस रखा है जिसके Q मोल लिए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि M मोल के A गैस n मोल के B गैस से आपस में अभिक्रिया करते हैं और P मोल के C गैस और Q मोल के D गैस का निर्माण करते हैं। तो हमने ये समीकरण इस तरीके से लिख दिया हुआ। अब सवाल उठता है कि प्रत्येक अणु यानी A की क्या अभिक्रिया दर होगी, B की क्या अभिक्रिया दर होगी, C की क्या होगी और D के सापेक्ष क्या होगी। तो प्रत्येक अणु के लिए नहीं, प्रत्येक अणु के सापेक्ष हम यहाँ पे अभिक्रिया दर को जानना चाहेंगे। तो A के सापेक्ष कैसा अभिक्रिया दर होगा, B के सापेक्ष, C के सापेक्ष और D के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है या फिर आप वेग कहिए, ये अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अब अगर हम बात करेंगे समय के साथ तो बताइए समय के साथ A की सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी। हाँ डेफिनेटली आपने कहा कि घटेगी, तो निश्चित तौर पर ये क्या होगी, घटेगी। इसी तरीके से B के लिए बात करेंगे तो ये भी समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी। C की बात करें तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा C की सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी, हाँ डेफिनेटली बढ़ेगी। और D भी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है समय के साथ। अब जब अगर हम तुलना कराएंगे कि भाई इस A में कितने की सांद्रता परिवर्तन हुआ, अगर मैं कहूं कि प्रारंभ में इसके x1 मोल थे और अब कुछ समय पश्चात इसके x2 मोल हो गए, तो बताइए A के सांद्रता में परिवर्तन कितना आया। तो आप कहेंगे सांद्रता परिवर्तन यानी A के सांद्रता परिवर्तन आया है x2 माइनस x1, यानी अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। इसी से हम जो है हमेशा परिवर्तन या अंतराल निकालते आए हैं। तो जो अंतिम सांद्रता है वो तो कम है, ये तो कम है, क्या है ये कम, और प्रारंभिक सांद्रता क्या है, अधिक है। तो जब कम में से अधिक घटेगा तो इसका उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो हम इसे कहेंगे माइनस डेल एक्स के बारे में कहेंगे। तो इसी तरीके से जब मैं A के सापेक्ष निकालूंगा तो यहां पे मैं लाजमी रखूंगा D एक्टिव मास ऑफ A, और ये माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया A की सांद्रता घट रही है बटा समयांतराल dt। इसी प्रकार से मैं जब B के बारे में आऊंगा तो B को भी कहूंगा कि B का भी सांद्रता परिवर्तन एक्टिव मास ऑफ B अपान dt। और इसी तरीके से जब मैं P के पास आऊंगा तो P के लिए क्या है कि अंतिम सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता यदि x1 है और अंतिम सांद्रता यदि x2 है तो अंतिम सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया के बढ़ने का उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका जो x2 माइनस x1 होगा वो धनात्मक आएगा, यानी हम यहाँ प्लस लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ C अपान एक्टिव मास ऑफ डेल P, और बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, यहाँ आगे हम लिख देंगे प्लस D एक्टिव मास ऑफ D अपान dt। अब सवाल उठता है कि मोलों का क्या हुआ,
ये जो यम है, अब ये हमने जान लिया इंडिविजुअल कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो माइनस डी ए अपान डी टी होगी, माइनस डी बी अपान डी टी होगी, माइनस डी सी अपान डी टी होगी और प्लस डी टी अपान डी टी होगी। लेकिन ये मोलों का क्या हुआ, इन मोलों का क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये है कि जब इस अभिक्रिया की बात हो रही है तो इसके लिए वन अपान, यानी वन अपान क्या कर लेंगे यहाँ पे, वन अपान यम इंटू डी ए अपान डी टी कर लेंगे। इसके लिए हम माइनस वन अपान यन इंटू डी बी अपान डी टी कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वन अपान पी इंटू डी सी अपान डी टी कर लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस वन अपान क्यू इंटू डी डी अपान डी टी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल इस बातों का समझेंगे, ये बात हमें ध्यान रखना है। हालांकि इसका हम डिटेल एनालिसिस चैप्टर में करेंगे ही, लेकिन यहाँ मैंने संभवतः जितना आपको जानने योग्य बात था कि आप किस माध्यम से अभिक्रिया का वेग प्रत्येक अणु के सापेक्ष निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर वो अभिकारक में है तो माइनस चिन्ह लगाइए, अगर वो उत्पाद में है तो प्लस चिन्ह लगाइए। अब देखिए उस अभिक्रिया जो भी अणु ले रहे हैं आप, उसके कितने मोल हैं, अगर जितने भी मोल हैं उसे वन अपान में लिख दीजिए, वन एक बटे में, एक बटे यम, जैसे ए के साथ यम है तो एक बटे यम लिख दिया, कोई भी हो जिसने भी है सब एक बटे हमने लगा दिया। फिर सांद्रता परिवर्तन बटा समय अंतराल, यही करना है आपको इंडिविजुअली, उसके साथ आ जाए। अगर ये करना आ गया तो समझ लीजिए आपकी थोड़ी बहुत मेहनत जो है कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी आपको समझने में। तो इसे एक बार में आप अच्छे से जो है समझ लीजिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं दर के नियम की। अगला टॉपिक आता है हमारा दर का नियम। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही बार में हम पूरे चैप्टर को जान लें। तो दर का नियम, अब ये दर का नियम क्या है, तो दर का नियम कहता है कि जो है अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर या फिर जिसे आप क्या कहते हैं वेग, उसमें तथा सांद्रता में संबंध, किसके, कौन सी सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में संबंध। हालांकि इसको आपने रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कई बच्चे जो है शायद नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए हम बात कर लेंगे। तो अभिक्रिया की दर जो है अभिकारकों की सांद्रता के साथ कैसे संबंधित होती है इसको जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक अभिकारक ए है जो क्या बनाने जा रहा है, उत्पाद। तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, यानी एक्टिव मास ऑफ ए यहाँ प्रदर्शित कर रहा है ए की सांद्रता या फिर प्रारंभिक सांद्रता हम कह सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, ये बात है। क्या होगा कि अगर पहला केस ये है, नंबर 2 क्या होगा, इसके साथ अगर यम मोल लग जाए, अगर यम मोल लग के उत्पाद बनाएगा तब, तो हम कहेंगे अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू जितना अणु है उसकी घात उतने मोल जितने, यानी अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम। तीसरा केस, अगर क्या होगा कि एक अणु ए है जिसके यम मोल है और एक अणु बी है जिसके यन मोल है और तब वो उत्पाद बनाए, इस केस में क्या होगा कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो इस प्रोपोर्शनल टू होगी एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर यम। इसके बारे में यानी यहाँ पे 3 केस से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर का नियम असल में है क्या, अभिक्रिया की दर और सांद्रता में क्या संबंध है, उसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका डिटेल एनालिसिस हम चैप्टर में करेंगे। प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक के नियतांक आ जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक जो है के आ जाएगा, और यही के हमारा वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हमने क्या कहा, ये हमारा जो है वेग स्थिरांक कहलाता है। यानी यहाँ पे जो के है वो वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। क्या होता है इसका हम चैप्टर जब पढ़ने लगेंगे कल से तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। यानी ये एक दर के नियम में अब हमने जो है ये चीज जान ली। अगली टॉपिक क्या होती है, अगली टॉपिक है हमारी
अभिक्रिया की आणविकता। अगली टॉपिक हमारी क्या है? अभिक्रिया की आणविकता, इसको हम समझेंगे। अब अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखिए, उसमें अभिकारी 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 अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सीधी सी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यम ए प्लस यन बी, उत्पाद में चाहे जो हो, तो हम उत्पाद ही लिख दे रहे हैं, तो हम उत्पाद में चाहे जो, तो जो हमारे अभिकारी अणु है, अभिकारी अणु कौन कौन है? ए है और बी है। तो अभिकारी अणुओं के साथ कितने अणु हैं? तो यहाँ पे अणु के साथ हम, या तो अगर आप इसे मोल कहते हैं तो हम मोल भी लिख सकते हैं कि अभिकारी अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। तो यहाँ जो अभिक्रिया की आणविकता बनने जा रही है, वो इस अभिक्रिया के लिए कितनी बनने जा रही है? यम प्लस यन बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे यम मोल है और यन मोल है, ये टोटल कितना है, यही इसकी आणविकता हो जाएगी। जैसे एक अभिक्रिया हमारे पास, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2NH2 NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, तो यन के आगे 1 आपको दिख रहा है प्लस 3, यानी टोटल आणविकता कितनी है? 4। अगर मैं आपसे कहूं कि PCl3 प्लस Cl2 आपस में अभिक्रिया करके PCl5 बनाता है, इसकी आणविकता बताइए, तो आप इसकी आणविकता बता देंगे 1 + 1 यानी 2। यानी सीधे बहुत ही इजी है। अभिक्रिया की आणविकता असल में अभिकारी अणुओं की कितनी संख्या है उसको बताती है, कितने अभिकारी अणु इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे बताती है अभिक्रिया की आणविकता। कुछ डिटेल जानने लायक क्या है कि जैसे 0 शून्य नहीं हो सकती, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, दशमलव या भिन्न में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये बात हम जो है जानेंगे। और इसका अभिक्रिया की दर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी हम जानेंगे कि इसमें क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, सबसे पहली बात कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक प्रेक्षण पर आधारित होती है। यानी हम केवल रासायनिक समीकरण देखकर, यानी हमने समीकरण देखा, हम नहीं बता सकते कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रयोगात्मक प्रेक्षण पर। आपको लगता है कि अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, तो नहीं, 1 नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। यानी आप समीकरण देख के नहीं बता पाएंगे कि अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी, या एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, तुक्का बढ़िया तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें अगर आपके पास 100 क्वेश्चन दिए होंगे, इक्वेशन दिए गए होंगे, और आपको पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो इन 100 पर ट्रिक का यूज करके आप 80 इक्वेशन को तो एग्जैक्ट सही बता ले जाएंगे, 80 एग्जैक्ट सही बता ले जाएंगे। 20 आप में जो है गलती हो सकती है, और 20 में क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता लूंगा। तो ये इससे इजी हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा कि कैसे हम अभिक्रिया की कोटि निकालें। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक परीक्षण पर आधारित होती है। अगर बाई चांस मान लेते यम ए प्लस यन बी जो है उत्पाद बनाया, अभी जैसे इसकी बात हम कर रहे थे, और इसका जो दर का नियम होता है, अभिक्रिया की जो दर का नियम होता है वो K इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर यन, ये हमने बताया। तो अगर इतना ही हुआ प्रयोग के आधार पर, अगर वास्तव में इतना हुआ, तो यम और यन ही इसकी कोटि होगी, यानी इसकी कोटि यम प्लस यन होगी। ये बात आपको समझनी, लेकिन मैंने बताया ये प्रयोग के आधार पर होगा, हम ट्रिक का यूज करेंगे और तभी बता पाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए इसकी डिटेल एनालिसिस हम चैप्टर में करेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ये हम जानेंगे। अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, दशमलव भिन्न भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 3 बटा जो है 2 भी हो सकता है, 5 बटा 2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दशमलव भिन्न भी हो सकती है।
तो ये हाँ, इसका सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि आणविकता व कोटि में अंतर पूछता है। आणविकता तथा कोटि में आपका जो बोर्ड है वो अंतर पूछेगा कि आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। तो ये बहुत ईजी है, इसको जो है आपको याद करने की आवश्यकता होगी, और जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये चर्चा करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है। तो अपने टॉपिक में तो शून्य कोटि, एनसीईआरटी में शून्य कोटि और प्रथम कोटि ही है। अपने एनसीईआरटी में शून्य कोटि और प्रथम कोटि ही है, लेकिन अगर आगे आप थोड़ा बड़े लेवल में पढ़ने जाते हैं तो आपको द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का भी अध्ययन करना होगा। तो इन 4 टाइप की कोटि का अध्ययन करना होगा। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा, अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा, K बराबर xt प्लस C, ये कैसे आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होगा K बराबर 2.303 बटा T log A अपान A माइनस एक्स, जहाँ A जो है प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स अभिकारक की अंतिम सांद्रता है। तो ये समीकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। इस रासायनिक बलगत की जो एक भौतिक रसायन का जो है पार्ट है, तो भौतिक रसायन जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं खास तौर पर, तो 80% न्यूमेरिकल इस चैप्टर के केवल इसी समीकरण पर बेस होंगे। 80% न्यूमेरिकल केवल इसी चैप्टर पर बेस होंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। 10% बेस होता है प्रथम कोटि के अर्ध आयु काल, यानी कि अर्ध आयु से। अर्ध आयु क्या होता है, टी हाफ, अर्ध आयु को टी हाफ प्रदर्शित करते हैं 0.693 बटा के, ये है आपका अर्ध आयु काल। तो ये इतने 10% जो है न्यूमेरिकल इससे बेस होते हैं, 80% न्यूमेरिकल जो है प्रथम कोटि के समीकरण से बेस होते हैं। 1 से 2% तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे शून्य कोटि के लिए, तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करके हम बता दे रहे हैं। इसके बाद आता है अपना अंतिम टॉपिक, टक्कर का सिद्धांत। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा टक्कर का सिद्धांत। इस टक्कर के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं देहली ऊर्जा के बारे में और सक्रियण ऊर्जा के बारे में। और सक्रियण ऊर्जा इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, और इस सक्रियण ऊर्जा से भी न्यूमेरिकल निकल के सामने आता है। इसके लिए क्या आता है कि log K2 अपान K1 बराबर EA अपान 2.303 R टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। तो ये आपका जो है सक्रियण ऊर्जा से संबंध, जहां EA जो है सक्रियण ऊर्जा, माफ करिएगा यहाँ पे जो है K1 अपान K2 होना चाहिए, मैंने गलती से K2 अपान K1 लिखा। तो log K1 अपान K2 इक्वल टू EA अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T2, ये सक्रियण ऊर्जा EA है। और इससे करीब जो है 5% के क्वेश्चन आपके बनेंगे इस चैप्टर से। तो इस तरीके से आपके लगभग और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल और कहीं से भी आ सकते हैं अपवाद स्वरूप में, जैसे बन सकता है, जो 1-2% और बच रहे हैं। बाकी इसी चैप्टर से इतना हमें एनालिसिस करना है। टक्कर सिद्धांत है क्या, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि हमें रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को भी जानना है। तो दरअसल होता क्या है कि एक अभिक्रिया, जो अभिकारी अणु होते हैं, असल में वो उत्पाद तभी बनाते हैं जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं। टक्कर करने पर ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने पर ये जो है उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। असल में क्या होता है कि अभिकारकों को, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक जब उत्पाद बनाता है तो अभिकारकों को कुछ न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक वो न्यूनतम ऊर्जा नहीं मिलेगा, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो यही कुछ न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि यह अभिकारक है और इसको 100 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। कितना चाहिए,
100 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, तभी ये अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो ये 100 किलो जूल ही क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा कहलाएगी। ये बात आपको समझिए, ये 100 किलो जूल ही क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा। लेकिन ये सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा अगर चूंकि 100 किलो जूल इसे चाहिए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अभिकारक के पास ऑलरेडी कुछ ऊर्जा हो सकती है। मान लेते हैं अभिकारक के पास 20 जूल ऊर्जा है, तो अब तो इसे 100 तो चाहिए नहीं, इसे 100 तक पहुंचना है, तो कितना तक ले जाएगा ये, कितना इसे और चाहिए, 80 किलो जूल। और ये 80 किलो जूल ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगा, टक्कर से, एक दूसरे के टक्कर से। तो ये 80 किलो जूल ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे ग्राफ टाइप में भी हम समझेंगे। छोटा सा ग्राफ हमने पिछले चैप्टर उत्प्रेरण वाले चैप्टर में एक जगह पढ़ा था, जहां उत्प्रेरकों की क्रियाविधि पढ़ा रहे थे वहां, लेकिन यहाँ पे इसके फुल एनालिसिस करना है। रासायनिक साम्यावस्था में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा और आसान हो जाने वाला है। तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना था किसमें, रासायनिक बलगति में। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम शुरू करेंगे इसका पहला लेक्चर, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, और सबकी डिफिनीशन क्या होगी, और एक स्लो मोशन में, क्योंकि मतलब आप लोगों को समझ में आ सके उस स्पीड के साथ हम इसे ले चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।